ओके, तो देखो, तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे करके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Kq1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो Fe अपॉन Fg जो होगा वो KE अपॉन आर स्क्वायर ME अपॉन आर स्क्वायर होगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर K अपॉन G E स्क्वायर अपॉन ME का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो K की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 और G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10 की पावर -11, E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर और मास होता है इलेक्ट्रॉन का -31 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे इसे। कैलकुलेट करके ये जो आएगा 9 × 10 की पावर 9, 6.67 × 10 की पावर -11, 2.56 × 10 की पावर -38 अपॉन 9.1 9.1 9 एकम 9 9 निम 81 18 हाथ से लग गया 2 8 82.81 इंटू 10 की पावर -62। क्लियर है बात? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। वेरी गुड, 1.10 की पावर 4। तो Fe अपॉन Fg, ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए कराया है। ये 1 पॉइंट, चलो इसे तो नेग्लेक्ट कर दो आप, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 10 की पावर 43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो नेचर में फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बहुत ज्यादा है। और इनका रेशो आपको याद रखना है, ये Fe अपॉन Fg का रेशो 10 की पावर 43 होता है, जबकि प्रोटॉन के लिए, जब आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे फॉर प्रोटॉन, है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg लिख देना और चार्ज तो उस पर इतना ही होगा, तो आप निकाल लेना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो आएगा वो 10 की पावर 39 आएगा लगभग। और ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और ये होता है प्रोटॉन के लिए। तो लगभग ये याद रखना है आपको, कई सारे किताबों में मतलब आपको एज ए पॉइंट मिल जाएगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 39 टाइम्स होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए 10 की पावर 43 टाइम्स होता है। तो अब मैं इसे साफ कर देता हूं इस तरीके से, है ना। अब मान लेते हैं हमारे पास कई सारे पॉइंट चार्ज है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लेते हैं ये चार्ज है हमारे पास Q0 और ये है हमारे पास Q1, ये है Q2, ये है Q3 एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो F1 वेक्टर मान लेते हैं, इसे F2 वेक्टर मान लेते हैं, इसे F3 वेक्टर मान लेते हैं और एंड सो ऑन। तो नेट फोर्स on a given charge, on a given charge due to all other charges are vector sum of
वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, दैट इज एफ नेट जो आएगा वो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर का वेक्टर सम आएगा। दिस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्जेस। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? R1, R2, R3, है ना? तो F1 का यदि आप मैग्नीट्यूड लोगे तो लिख देना K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर ऐसे करके, और F2 के लिए भी। तो उन सबका आपको वेक्टर सम निकालना है। प्योरली मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा नई बात नहीं है। तो बताओ, देखो ये तो थ्योरी हो गई, मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज Q है और एक चार्ज यहां पे क्या है 2Q है। क्लियर है? और इसके बीच में हमारे पास चार्ज रखा है Q0। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L, है ना? फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 एज शॉन इन फिगर। क्लियर है क्या बात? इस पर निकालना है फोर्स, तो कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ भाई बोलो, निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? Q0 पर ये भी चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहा होगा। तो इधर देखो, ये Q है, ये Q0 है, इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1। और ये मिड पॉइंट, ये क्या है? मिड में है ना? ऐसे मान लो आप, चलो मिड में हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अभी मैंने लिखाया नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया है मिड में है। तो F1 होगा, और F1 की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू बता रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होगी 1/4πε0 QQ0 अपॉन L स्क्वायर होगा। जबकि इसकी वजह से, इस वाले चार्ज 2Q की वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो F2 होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? L ही होगी। तो जो F2 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q0 अपॉन 2L का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसे, ये है, तो F नेट कितना हो जाएगा भाई? टू, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, ये तो L स्क्वायर आएगा, और यहां चार्ज आएगा 2Q आएगा, है ना? तो 2 इंटू 1/4πε0 Q0 अपॉन L स्क्वायर। तो इसलिए F नेट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1, क्योंकि F2 जो फोर्स है वो ज्यादा है और F1 कम है। तो कितना जाएगा F2? यह जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन L स्क्वायर माइनस Q0 अपॉन L स्क्वायर। 1/4πε0 Q0 अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू F नेट। दिस इज द आंसर। और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस पॉइंट को आप ए लिख लेना, बी लिख लेना, तो जो नेट फोर्स आया उस पे इधर आया, तो लिख लेना टुवर्ड्स या अलोंग ए बी। ये लिखना जरूरी है डायरेक्शन बताने के लिए। इस तरीके से यदि आपके पास मोर देन 2 चार्जेस हैं, देन यू कैन फाइंड द नेट फोर्स। ओके, सो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। ये हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। और Q1 जो है वो -8, यहां पे चलो Q1 है, ये 0.5 मीटर की डिस्टेंस है, और ये 0.2 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। Q1 की वैल्यू -8 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, और ये -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। क्लियर है क्या बात? तो आपको बताना है फाइंड द
नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 as shown in figure below, as shown in figure below। बताओ जरा। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। अब इस Q3 पर हमें फोर्स निकालना है। तो देखो, ये तो है -8 माइक्रोकूलम और ये Q3 है -4 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो F1 मान लेता हूं मैं, और रिपल्सिव फोर्स होगा। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 0.5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? नहीं तो ये तो हो जाएगा 9 × 10⁹। अच्छा ध्यान रखना, यहां पे माइनस माइनस नहीं आएगा, है ना भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये आएगा 9 × 10, 8 चौक 32 × 10⁻⁶, 0.25 × 10⁻²। तो कितना जाएगा ये? 9 दूनी 18। एक मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 9 दूनी 18, हासिल 9 × 27 और 1 28 अपॉन 25 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये आ जाएगा F1 जो आएगा, ये आएगा 28.8 अपॉन 25। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, Q2 जो है वो 3 माइक्रोकूलम है और इनके बीच की डिस्टेंस 0.2 है। तो इसके बीच में जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो जो F2 की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 3 × Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर, 9 × 10⁹, 10⁻12 अपॉन 4 × 10⁻²। 3 9 27 × 10⁻⁻1, 2.7 न्यूटन। तो अब देखो इसमें यह आएगा आपका 1.152 न्यूटन। क्लियर है बात भाई? और यह है ये। तो नेट फोर्स कितना आएगा? F2 ज्यादा है, F1 कम है। देयरफॉर हाँ, नेट फोर्स ऑन Q3 इज F net is equal to F2 minus F1, 2.7 minus 152 minus 2.7 is equal to 1.5448 न्यूटन। अच्छा, ये नेट फोर्स है तो ऐसे लिख देंगे अलोंग टुवर्ड्स Q1, कुछ भी लिख देंगे इंग्लिश में, टुवर्ड्स Q1। तो नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स ऑन Q3 is 1.548 Newton towards Q1. This is the answer. तो
2 पॉइंट चार्जेस के भी 3 पॉइंट चार्जेस की वजह से भी फोर्सेस आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात? ऐसे अब इसमें देखो, जैसे कि ऐसे हेडिंग डालो, इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज। ऐसे, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मान लिया हमारे पास ये 4q चार्ज है और ये q चार्ज है और इनके बीच में r डिस्टेंस है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक चार्ज q नॉट को हम a और b, जिसके बीच के डिस्टेंस r है, a b पर कहां पर रखें चार्ज को, जिससे कि नेट फोर्स उस पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। फाइंड द पोजीशन on the line, position on the line AB, so that on the line AB, so that charge, find the position on the line AB so that charge Q naught is placed on it and it remains in equilibrium. It remains in इक्विलिब्रियम। ये है सवाल। अच्छा, तो कैसे करेंगे बताओ। मान लिया हमने लेट चार्ज क्यू नोड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम कैपिटल Q। मान लिया हमने चार्ज क्यू नोड को इस कैपिटल Q से x डिस्टेंस पे रखा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, और यहां पे चार्ज कितना रखा है, 4q। तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब q नॉट की वजह से इस पे फोर्स F1 लगेगा और इस पर फोर्स F2 लगेगा। तो F2 और F1 के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, है ना। ये बात है। तो एक तो ये पॉइंट आ गया। तो F2 जो होगा वो K, हाँ भाई, Q और Q नॉट अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, Q नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये सब कैंसिल हो जाएगी इधर। तो इधर 4 और R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, वो सॉरी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बच जाएगा x। 4x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू आर बाई 5 डिस्टेंस पर आपको चार्ज को रखना पड़ेगा सो दैट नेट फोर्स इज 0। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। 2 और ये 2 हो जाएगा r बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखो ध्यान से, कहां पर रखना पड़ेगा चार्ज को, चार्ज को Q से इधर, है ना, R बाई 3, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2R बाई 3। नहीं आई बात समझ में? यह 4Q, बोलो, ऐसे रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। और इस पे जो फोर्स लगेंगे F1 F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके, ठीक है, ओके। अब तो ये हो गया। ये कभी कभी इस तरीके से भी हो सकता है, देखो जैसे मान लिया ये वो क्वेश्चन दे देगा -4q है ये, समझे। तो अब बताओ इस स्थिति में कि लाइन पर हम, ये समझ में आ गया, ये r बाई 3 2r बाई 3 पर नेट फोर्स 0 होगा। अब वो कुछ उल्टा सीधा दे देगा। मान लिया ये दे दिया आपको, ये एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये -4q दे दिया, ये q दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑन लाइन
line AB for Q node is to be placed, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, so that it remains in equilibrium. It remains in equilibrium. क्लियर है क्या बात? हाँ वही मैं पूछा हूं आपसे, जरूरी थोड़ा है उसने ये पूछा हो कि ए बी के बीच में ही हो। इधर आएगी पोजीशन, देखो इधर एक पॉइंट ऐसा होगा, इधर एक पॉइंट ऐसा होगा, है ना, कि ये तो हो जाएगा, हाँ यहां पे एक्स डिस्टेंस होगी, इसकी वजह से तो रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसकी वजह से लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और F1 और F2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी सिचुएशन बन सकती है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि जब नेट फोर्स 0 हो रहा होगा, वो इस वाले पोर्शन में बनेगा, फर्स्ट पोर्शन में। अगर जो दोनों प्लस होंगे तो सेकंड वाले पोर्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, और अगर जो दोनों नेगेटिव होंगे तब भी सेकंड वाले में आएगा, लेकिन इस वाले में नहीं आने का कभी भी। कर लेंगे हम F1 की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन ये कितना है R, और ये हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सब कट जाएगा, तो फिर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 अपॉन R प्लस एक्स, R प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, R इज इक्वल टू x, तो R ही आ गया, तो आ गया। यह 9 माइक्रोकूलम दे रखा है किसी क्वेश्चन में, 9 ये 1 है 9 है ऐसे करके दे रखा है, तो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू। देखो जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, एक दूसरा ब्लॉक है मास m का, उनके बीच में सेपरेशन है d, है ना, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है, म्यू, और यदि मैं इसे प्लस क्यू चार्ज दे दूं और इसे भी प्लस क्यू चार्ज दे दूं तो क्या होगा बताओ? तो उन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो जितना हम चार्ज देंगे उतना ही रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टेबल है, यही बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन अब हमें यह बताना इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, चार्ज q दे दिया। क्या है क्वेश्चन? फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स so that they remains in equilibrium, so that they remains in equilibrium। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को एफबीडी बना करके इक्वल रख देंगे। इसका एफबीडी बना लिया, ऐसे इस पे भी फोर्स इतना ही लगेगा, mg नॉर्मल सेम जैसे ब्लॉक है, तो फ्रिक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है, तो Fe जो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये म्यू mg के बराबर होगा। तो जो सेपरेशन होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg q upon root mu mg। So this much minimum separation should be there so that it remains in equilibrium। और कुछ क्वेश्चन इसमें अलग टाइप से भी है ना। जैसे मान लिया हमने बोर्ड पे देखो, इधर हमने एक स्ट्रिंग लिया ऐसे, मास m लिया,
और एक स्ट्रिंग ऐसे ली, लेंथ इसकी एल है, मास एम। अब अगर जो मैं इसे लटकाऊंगा तो स्ट्रिंग कैसे हो जाएगी, ये मास एम ऐसे, ये मास एम ऐसे लटक जाएंगे अपना। लेकिन अगर जो मैं इन्हें प्लस क्यू चार्ज दे दूंगा तो क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के यहां पे आकर के इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। तो इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन आपको बताना है ना, और टेंशन भी बताना स्ट्रिंग में कितनी होगी। क्लियर है बात? लिखो फाइंड, एग्जांपल लिखो, फाइंड एंगल थीटा एंड टेंशन in the string as shown in figure below, in equilibrium में, है ना। कैसे, ये है मास एम, ये है, हाँ भाई, मास एम, लेंथ कितनी है एल, और ये है थीटा। चार्ज कितना दिया मैंने इसे, प्लस क्यू। चार्ज कैसे दिया इसने, प्लस क्यू। जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसकी लैंग्वेज लिखी होगी, लेकिन उसका मतलब यही होगा। क्लियर है बात? तो कैसे करेंगे बताओ भाई, इसमें तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये तो एल है, तो एल साइन थीटा ये हो जाएगा और एल साइन थीटा ये हो जाएगा। तो क्या मेरे को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता सकते हो? हाँ, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 16πε0 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा, हाँ भाई, इसमें नहीं बनाएंगे तो अपना है ही सही, ऐसे करके इस पे एक mg फोर्स लगेगा, एक इसमें टेंशन लगेगा, इसे मैं थीटा मान लेता हूं, तो टी कॉस थीटा होगा, ये टी साइन थीटा होगा। क्लियर है क्या बात? और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ये टेंशन थीटा, ये टी साइन थीटा, और यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टी साइन थीटा एफ के बराबर होगा और टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे। तो यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास mg यानी टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg बचेगा। एफ की वैल्यू कितनी होगी, है ना, एफ की वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 16πε0 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके अब यह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16πε0 एल स्क्वायर, है ना। तो साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो भी मानेंगे इसे, नीचे mg भी आएगा, यहां पे mg रह गया ना ये वाला, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 16πε0 एल स्क्वायर mg, है ना। तो थीटा कैन बी फाउंड विद दिस इक्वेशन। समझ में आ रही है ना बात? वो ये थीटा कैसे भी फाइंड करना, इस तरीके से आपको फाइंड करना है, इससे निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ थीटा। वो जब न्यूमेरिकल्स वैल्यू देगा देन इट इज एबल टू फाइंड द थीटा इन द सेम, इन द स्ट्रिंग निकाल ही लेंगे। अरे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दो, हाँ, ये टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ है ना, और एफ तो कितना होगा 4πε0 क्यू इंटू 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो टेंशन होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16πε0 एल स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू यहां से कहीं से निकालेंगे, जब
न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो वो देगा आपको, और यहां पे टेंशन निकाल देंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है इस सिचुएशन में 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को ऐड करके भी कर सकते हैं, है ना। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट करके आ जाएगा आंसर, ऐसे भी लिख सकते। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखना। ये स्ट्रिंग है और यहां पर ये दो लटके हुए हैं बॉल, है ना। स्ट्रिंग मेक्स 30 डिग्री with each other in equilibrium। ठीक है, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया ऐसे, है ना। ऐसे हो जाएगा, ओके। ऐसे करके है तो इस पे चार्ज होगा, कुछ चार्ज हो जाएगा, इसका मास भी होगा। अब ये मैं आगे लिखता हूं, व्हेन दिस सिस्टम इज टेकन इन ए लिक्विड of density 0.8 gram per cc, the angle remains same, angle remains same। समझ में आई बात। what is the dielectric constant, what is the dielectric constant of मीडियम, मीडियम का डायलैक्टिक कांस्टेंट बताना है। मीडियम मतलब लिक्विड, और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ स्पेयर। देखो सुनो मेरी बात, अभी तो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका, यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं। शुरू में तो ये एयर में है, एयर में कहें या वैक्यूम में कहें लगभग बात एक ही होती है। तो ये तो थीटा है, थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा। हाँ हाँ हाँ, तो पहले तो हम एयर की बात कर लें। टेंशन टी है, यहां एम जी लगेगा, ये थीटा होगा और ये एफ ई होगा। बोलो होगा ना ऐसे। तो ये टी साइन थीटा होगा, ये टी कॉस थीटा होगा। तो टी साइन थीटा तो एफ ई के बराबर होगा और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। तो टेन थीटा क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो टी से टी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा एफ ई अपॉन एम जी बन जाएगा। सही है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, और थीटा की वैल्यू 15 है। अब हम इस सिस्टम को एक लिक्विड में ले जाते हैं, लिक्विड में, है ना। लेकिन वो ये कह रहा है लिक्विड में ले जाने के बाद भी दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है, सेम रहता है, वही रहता है थीटा का थीटा। तो लेकिन अब की बार यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो तो कम हो जाएगा, और टेंशन भी कुछ कमी कम ज्यादा जो भी होगा टी डैश, यहां पे तो एम जी लगेगा, यहां पे क्या लगेगा टी डैश कॉस थीटा, और यहां पे क्या होगा टी डैश साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टी डैश साइन थीटा एफ ई डैश टी डैश कॉस थीटा एम जी। बात समझ में आ रही है नहीं। दोनों को डिवाइड कर दें, हैं बिल्कुल लगेगी, भूल गया मैं, ये रहा बायंसी भी लगेगा,
क्यों नहीं लगेगा? तो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, जब आप इस बॉडी को देखोगे तो इसमें तो एक तो mg लगेगा और एक बायंसी लगेगा, सही है ना? तो नीचे की ओर नेट फोर्स फिर इस पे कितना लगेगा? mg माइनस बायंसी, और बायंसी होता है m डैश g। व्हाट इज m डैश? m डैश इज द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बोलो। तो अगर जो मैं इसमें से g कॉमन ले लूं तो ऐसे हो जाएगा, और यदि m कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? है ना? तो इस पे जो नीचे की ओर नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? वो ये लगेगा। व्हाट इज m डैश? व्हाट इज m डैश? मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये कट जाएगा, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, इधर देखो, यहां पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा m1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड इंटू जी। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे लिख दूंगा मैं mg रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, नहीं मैं बाद में गलत कर देता। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा बराबर एफ ई डैश अपॉन mg1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड बनेगा, नहीं बनेगा? है ना? तो इसे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर इसे 4 लिख दो, ऐसे करके कुछ जो आपका मन करे, लेकिन थीटा नहीं बदलता, थीटा नहीं बदलता, 15 डिग्री है, तो दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? है ना? तो इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। अब देखो, जब हमने इसे मीडियम में रख दिया तो मीडियम में आपको बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है। सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो क्या रहेगी? सेम। तो एफ ई अपॉन ई आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो mg से mg कट गया, और एफ एफ ई इज इक्वल टू ये कितना आएगा? एफ ई अपॉन ई आर। ई आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये कट जाएगा। बोलो। तो जो ई आर आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी जो आएगी 1 अपॉन रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड आएगा। सॉल्व कर लेंगे। लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.8, और सॉलिड की डेंसिटी है 1.6। हाँ सही है ना, वो सही लिखा हुआ है सब। तो जो ई आर होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, और रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, बात एक ही है। तो 2 आ गया। किसी किसी किताब में इसे के से भी रिप्रेजेंट कर रखा होता है, और अगर जो आपसे मीडियम की परमिटिविटी पूछे तो एप्सिलॉन नॉट में ई आर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम की परमिटिविटी, जिस लिक्विड में इसे ड्रॉप किया है, डुबाया है ना, सस्पेंड कर रखा है, उसकी परमिटिविटी मीडियम की 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और मैं कराता हूं, है ना, जैसे ही मतलब सब किताबों में लिखेगा, आपके सर भी कराएंगे, मैं भी करा लूं। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये चार्ज क्यू है, चार्ज है क्यू, इसे आप दो पार्ट में डिवाइड करो, Q1 और Q2, दो पार्ट में तोड़ना है, और इन चार्ज को हमने कुछ दूरी पर ले जाकर रख दिया। मान लिया दूरी कितनी है? R। तो आपको इन चार्जेस की वैल्यू बतानी है, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। है ना? क्वेश्चन कैसे है? ऐसे लिखो, ए चार्ज Q is divided in two parts, fine and placed at some separation. Find values of charges so that force between them
इज मैक्सिमम, उनके बीच का फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो चार्ज क्यू को ऐसे पार्ट में डिवाइड करके बताओ। देखो, जैसे मान लिया 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इसे मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूं। जैसे मान लिया 2 माइक्रोकूलम में और 8 माइक्रोकूलम में तोड़ा, और फिर मैंने 2 माइक्रोकूलम यहां रखा और 8 माइक्रोकूलम यहां रखा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, कुछ सेपरेशन आर है। हो सकता है मैं इसे 3 में और 7 में तोड़ दूं, तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो मेरे को इस 10 माइक्रोकूलम यानी Q को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इनके बीच फोर्स रिपल्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मान लेते हैं हम, मान लेते हैं Q को मैंने X में तोड़ा और Q माइनस एक्स। अब इन दोनों चार्जेस को मैंने कुछ सेपरेशन R पे रख दिया, बोलो, तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हो? हां, कितना, के क्यू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये तो ऐसे हो जाएगा, देखो, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम और किसके बराबर रख देंगे, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/2। तो एक चार्ज को तो होना चाहिए कितना, q/2, और दूसरे चार्ज को भी कितना होना चाहिए, q/2। तरीके से भी ये भी क्वेश्चन है। अब तो याद हो गया हमें कैसे करना है, याद भी रहेगा। q/2 दो पार्ट में हम तोड़ देंगे, इक्वल टू पार्ट्स में यदि हम तोड़ के उन्हें रख देंगे, देन द फोर्स ऑफ द रिपल्शन विल बी द मैक्सिमम। जैसे कि मैं क्वेश्चन और कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर, मतलब द नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना, एज इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे मान लिया हमारे पास ये Q है और ये Q है, और एक चार्ज Q नोट रखा हुआ है L L L, सही है, ऐसे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नोट एज शॉन इन अबव फिगर, सही है, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है क्या भाई। तो कैसे करेंगे बताओ, Q से एक तो फोर्स ऐसे लगेगा F1, और एक फोर्स ऐसे लगेगा F2। ये बात अलग है कि फोर्स F1 वेक्टर F2 वेक्टर अलग अलग होगा, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सेम होंगे। बात समझ में आई नहीं, ऐसे है। अच्छा, अब दो, ये यहां पे देखो, यहां पे इस पॉइंट पे एक ही एफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? तो रिजल्टेंट, या तो इन्हें अब डिवाइड करके निकाल लो, या रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका फॉर्मूला मैं लगा देता हूं, नहीं आई बात समझ में? तो रिजल्टेंट फोर्स इस केस में यहां लिख देता हूं, F√3, √3 हो जाएगा, सही है, और डायरेक्शन इसकी होगी ऊपर की ओर। क्लियर है बात? करो ये वाला सवाल।
कैसे करेंगे बताओ? हाँ बिल्कुल सही। क्या F1 F2 क्या F1 F2 बराबर होंगे? नहीं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर होगा। सही है। अब इस पे देखो, जैसे ही क्यू नॉट है 120 है, या तो आप इन्हें रिजॉल्व करके कर लो, या ऐसी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो अब √2 F1 F2 cos 120। cos 120 कितना होता है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स along दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये है बात। हाँ भाई, ऐसे फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल और भी आप निकाल सकते हो। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q as shown in फिगर बिलो। क्या है फिगर बिलो? ये स्क्वायर है, ये Q है, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है। इस चार्ज पे, है ना, नेट फोर्स निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो बोर्ड पे देखो इधर, तो Q पर इसकी वजह से मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां से, है ना, तो इसकी वजह से F लगेगा और इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड में F ही लगेगा। बताओ, है ना, वेक्टर अलग होंगे और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F डैश। तो F की जो वैल्यू होगी Q अपॉन ए स्क्वायर, और F डैश की वैल्यू कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी है? बोलो। सही है। अब तीन फोर्स का निकाल दोगे रिजल्ट। देखो इधर, देखो ये F है, ये F है, तो इन दोनों का कितना आंसर आ गया? F√2। और एक F डैश और है, सही, इधर F डैश। F डैश, तो F की वैल्यू कितनी आएगी? QQ अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस F डैश कितना है भाई? 2a², है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेके √2 प्लस 1/2 ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नहीं, ऐसे कैसे लिखूंगा? Q कॉमन निकाल सकते हैं बस, यहां कैपिटल Q आएगा, ये आएगा। सही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्लियर है बात? ये बात है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताना है, इन above example find the value of Q। Q की वैल्यू बतानी है, so that
so that it remains in equilibrium, इक्विलिब्रियम में रहे। क्योंकि कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। कैपिटल क्यू पूछ रहा था वैसे तो मैं। देखो इधर अगर जो मान ले सब एक जैसे साइन के हैं तो इस पे तो फोर्स लगेगा और ये तो भाग जाएगा इधर, लेकिन ये और ये तो सेम चार्ज है तो इनमें तो रिपल्सन फोर्स लगेगा ऐसे, और ये होना चाहिए अपोजिट साइन का, तभी जाकर के इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाला आया, रिजल्टेंट फोर्स को कर दो आप जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स को यदि आप जीरो करोगे तो 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर क्यू रूट टू प्लस क्यू अपॉन टू। तो क्यू रूट टू प्लस क्यू बाई टू 0 होगा और क्यू रूट टू इज इक्वल कैसे। हाँ कोई बात नहीं, बात तो एक ही है भाई। अगर जो आप Q की वैल्यू निकालोगे तो माइनस वो आ जाएगा, एक ही बात है। दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, कुल मिला के बात ये है, और मैग्नीट्यूड में रिलेशन ये होना चाहिए। ठीक है, तो